Hello everyone, I am Raju Chaji, Rajvi Jain. Here we are again with Chapter 7 Understanding Data, Computer Science Class 12th. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेटा, हम डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उस पर प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से काम में लेते हैं। साथ ही साथ पूरे चैप्टर के एंड में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेटा प्रोसेसिंग में काम आती हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डेटा और डेटा के बारे में। तो जब भी हम बात डेटा की करते हैं तब एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड एनी अदर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम सिचुएशंस और वेरिएबल्स। आप यूँ भी कह सकते हो कि डेटा वह हर एक चीज़ डेटा है कंप्यूटर के लिए जिसको वो एक्सेस कर सकता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, इवन कोई सिग्नल फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म हो, बस कंप्यूटर उसे एक्सेस करना चाहिए। तो वह सारी चीज़ें डेटा हैं। डेटा इज़ प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ड ऑफ डेटा इज़ डाटा. Data are stored in electronic form because data processing becomes faster and easier as compared to manual data processing done by people. डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि हम उनकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्टर कर सकें। किससे कंपेयर में? मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग जो हम लोग करते हैं। यानी एक हम जितना भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को मैनुअल प्रोसेस करें, और दूसरा वो कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे, तो वो स्पीड जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमको दे पाएगा वो स्पीड मैनुअल में नहीं मिलती है। तो कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है सिंपली बिकॉज डेटा सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और उसको एक्सेस करना, उसको प्रोसेस करना काफ़ी आसान होता है। तो ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, डेटा किस फॉर्म में होता है एक बार हम फिर देख लेते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट वी ऑफन कम अक्रॉस। क्या होता है? यूँ डेटा क्या होता है? जैसे एज, नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा ऑफ ए पर्सन। ये किसी पर्सन के डेटा है, ठीक है। मीनिंगफुल होना चाहिए। कुछ भी टेक्स्ट हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकले वह डेटा नहीं है। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन डेटा जनरेटेड थ्रू बैंकिंग, टिकटिंग, शॉपिंग एक्सेट्रा, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम दुनिया भर के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग में या टिकट बुकिंग करने में या फिर शॉपिंग में, तो वे भी जो डेटा जनरेट होते हैं वह डेटा ही हैं। देन इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब डेटा हैं। डॉक्यूमेंट एंड वेब पेज, ये भी सारे डेटा हैं। ऑनलाइन पोस्ट, कमेंट एंड मैसेजेस जो हम एक दूसरे को करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं या यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। उसके अलावा भी इंस्टा वगैरह पे जो कमेंट, और जितने भी सोशल साइट्स है सब पे जो हम कमेंट करते हैं वह, या ऑनलाइन जो पोस्ट करते हैं, वह सारे के सारे डेटा हैं। सिग्नल जनरेटेड बाय सेंसर्स, जो भी सेंसर्स के थ्रू सिग्नल जनरेट किए जाते हैं वह भी डेटा हैं। सैटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा, कम्युनिकेशन डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एक्सेट्रा, जो मौसम विभाग है अपना या कम्युनिकेशन विभाग है, टेलीफोन डिपार्टमेंट वगैरह, उसके थ्रू भी बहुत से डेटा हम जनरेट होते हैं। सैटेलाइट उनको डेवलप क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो ये हैं डेटा के फॉर्म्स कि जिस फॉर्म में हमको डेटा
मिलता है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। अब इतना सारा डेटा है हमारे पास, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया कि डेटा से डिसीजन लिया जाता है। तो मेन जो इसका इम्पोर्टेंस है वो डिसीजन मेकिंग में है। आइए इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग रियली ऑन डेटा फॉर मेकिंग डिसीजंस। देखिए पहली लाइन यही है, बिसाइड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा व्हेन प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर show us the possibilities or hidden traits which are otherwise not visible to human। मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसकी सहायता से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ और छुपे हुए मतलब ये समझ लो ट्रेट्स मिल जाते हैं हमको, जो हमन को डायरेक्ट विजिबल नहीं होते, हर किसी के लिए नहीं होते। हालांकि कंप्यूटर से हमन से बढ़कर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि हमन ने ही कंप्यूटर को बनाया, लेकिन हर कोई व्यक्ति कंप्यूटर जितना सोच नहीं पाता, कर नहीं पाता। तो एक जो हमारे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, जैसे आप लोग वगैरह, आगे जाके जब कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, आपने अपने दिमाग का एक स्वरूप, एक प्रोग्राम बना के लोगों को दे दिया। अब उसके बेसिस पे जो डेटा प्रोसेसिंग है, डिटेल है, वो सबको यूज़ आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि डेटा को अगर सही तरीके से प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग में काम लिया जाए तो हर कोई व्यक्ति एक प्रॉपर डिसीजन ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है डेटा का। हियर द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द वोट कास्ट, ये भी क्लियर है। Subsequently, the voting data from all machines are accumulated to declare election results in a short time as compared to manual counting of bullet papers। पहले जो वोटिंग हुआ करती थी मैनुअल बुलेट पेपर्स पे तप्पे लगा लगा के हम वोट दिया करते थे। अब उसकी एक एक बुलेट पेपर की काउंटिंग बहुत लंबा समय लग जाता था इलेक्शन का रिजल्ट देने के लिए। लेकिन आजकल वोटिंग मशीन है, प्रेस करते जाएं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती जाती है और बहुत कम समय में सारी वोटिंग मशीन्स को कलेक्ट करने में जितना समय लगता है वो उतना समय फिर एक सॉफ्टवेयर से अटैच करके सारा डेटा एक जगह कलेक्ट कर रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, साइंटिस्ट रिकॉर्ड्स डेटा व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट एंड कंपेयर रिजल्ट। मतलब साइंटिस्ट भी जो होते हैं दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हर एक एक्सपेरिमेंट का क्या रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को हमेशा स्टोर करते रहते हैं ताकि वह फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन और कंपेयरिंग कर सके कि इस एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज़ हैं वह भी जब कोई मेडिसिन बनाती हैं, न्यू मेडिसिन लॉन्च करने वाली होती हैं, तो वह सबसे पहले उसको ट्राई करती है। तो जितनी बार ट्राई करती है उसके जो डेटा आते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको वो स्टोर करके रखती है ताकि उसकी इफ़ेक्टिवनेस देख सके कि उसका इफ़ेक्ट कैसा है। लाइब्रेरी मेंटेनेंस में भी डेटा का बहुत बड़ा यूज़ है। बुक्स सारी स्टोर रखना, मेंबरशिप स्टोर रखना, बहुत सी चीज़ें हैं। और search engines give us results after analyzing large volume of data available on the website across world wide web। इस वर्ल्ड वाइड वेब में भी जो डेटा दुनिया भर का पड़ा है, आपको पता ही है, गूगल पे हमने थोड़ा कुछ लिखा, हमको उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स डेटा अवेलेबल हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूज़ है डेटा का, इम्पोर्टेंस है। वेदर अलर्ट आर जनरेटेड बाय एनालाइजिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सैटेलाइट्स। दुनिया भर के सैटेलाइट्स जो हमारे आजकल आप ऊपर आसमान में हैं, उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, डेटा मिलता है, उनको एनालाइज करके हम वेदर से अलर्ट दे देते हैं कि आज बारिश आने वाली है, आज नहीं आएंगी, आज कैसा मौसम रहेगा, वह सारी चीज़ें। तो होप इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा।
डेटा कितने तरह के होते हैं। तरह के इन द सेंस यहाँ पर डेटा को बताया गया है कि उसको किस तरीके से मैनेज करके रखते हैं, और मैनेज करने के जो तरीके हैं उसके बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन किया गया है कि वे किस तरीके से डेटा होते हैं। तो डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दे कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट, they can be in different formats. So two broad category in which data can be classified on the basis of their formats are, तो फॉर्मेट की बेसिस पे कि किस फॉर्मेट में वो डेटा है उसको मेजर 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। कहीं कहीं बुक्स में 3 पार्ट्स भी लिखे हुए हैं। 11th में आपने इसी कंसेप्ट को पढ़ा था कि एनसीईआरटी की बुक में कि डेटा के 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। और इसमें सेमी स्ट्रक्चर डेटा को किसी एक में इंक्लूड करके शो किया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 3 टाइप लिखेंगे तो भी ओके, 2 टाइप में लिख कर सेमी स्ट्रक्चर डेटा को भी अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो भी हो गया। तो ये पहले अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर डेटा के बारे में। व्हाट इज स्ट्रक्चर डेटा? डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट are called structured data. Structured data is usually stored in computer in a tabular form. It means in row and column, एक टेबल की तरह, where each column represent different data for a particular parameter called attribute, characteristics or variable, and each row represents डेटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब है कि एक कॉलम और रो के जो पैटर्न में डेटा सेव होता है, टेबल के फॉर्म में जो डेटा सेव होता है वो स्ट्रक्चर डेटा है। हर एक कॉलम में पर्टिकुलर एक टाइप का ही डेटा होता है लेकिन अलग अलग होता है। उसी तरह एक रो में पर्टिकुलर एक व्यक्ति से रिलेवेंट सारे फील्ड्स होते हैं, डोमेन होता है, तो एक उसका खुद का रिकॉर्ड होता है। तो ये एक बहुत स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, बिल्कुल डिफाइंड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। हम आराम से उसको देखकर कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। अनस्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, ये देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये देखिए नीचे एक रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, क्लास, टोटल मार्क्स और उसके रिजल्ट ये निकाले गए हैं। तो कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, पता चल रहा है। इसको भी स्ट्रक्चर्स है, रो, स्टूडेंट नेम ये कॉलम है, क्लास कॉलम है, टोटल मार्क्स कॉलम है, रिजल्ट एक कॉलम है ये, और इधर रोल नंबर में 101, राम 12th, 345 और पास। तो ये जो एक लाइन है रो कहलाती है, और ये एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट राम का रिकॉर्ड है। राम के रोल नंबर कितने, 101, राम की क्लास कौन सी, 12th, राम के मार्क्स कितने, 345, राम का रिजल्ट क्या है, राम पास है। तो ये एक रो एक रिकॉर्ड को शो करती है जिसमें सारे फील्ड मौजूद है। कौन कौन से फील्ड, रोल नंबर भी है, नेम ऑफ स्टूडेंट भी है, क्लास भी है, टोटल मार्क्स भी है और रिजल्ट भी है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेबुलर फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में ये डेटा होता है, और इस फॉर्मेट को कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। अब आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड और डेटा which are not in a traditional row and column structure is called unstructured data। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो टेबल फॉर्म में है, जो टेबल फॉर्म में नहीं है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे, इंक्लूड्स वेब पेजेस consisting of text as well as multimedia content, image, graphics, audio, videos, ये सारे एग्जाम्पल हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। इनका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, वे रेंडमली होते हैं और उनसे हम ये मतलब एक सिस्टमेटिकली एक्सेस नहीं कर सकते उनको कि यही कॉलम में यही डेटा होगा, यहाँ पर यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। सो अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिपोर्ट्स, बुक्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया मैसेज, ये सारे भी जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है।
अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? तो ऐसा डेटा जो ना तो फुली स्ट्रक्चर्ड हो और ना ही फुली अनस्ट्रक्चर्ड हो, इन दोनों के बीच की कैटेगरी, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है लेकिन वापस उसमें कुछ अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट भी शो हो रहा हो, तो उन केस को कहते हैं, उस फॉर्मेट को कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा. नाउ मेटा डेटा. Unstructured data are sometimes described with the help of some others data called metadata. Metadata is basically about data. कहने का मतलब ये है मेटा डेटा का कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो चाहे स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, उस डेटा की भी पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वो क्या है, किस फॉर्मेट में है, उसकी साइज़ क्या है, वह सारी डिटेल्स एक फिक्स फॉर्मेट है उसका. तो इसलिए उस चीज़ को हम मेटा डेटा कहते हैं. तो मेटा डेटा इज़ बेसिकली डेटा अबाउट डेटा. वो जो डेटा है उसके बारे में जो डेटा है वह उसका क्या हो गया, मेटा डेटा. फॉर एग्जाम्पल वी डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एज सब्जेक्ट, रिसिपेंट्स, मेन बॉडी, अटैचमेंट, एक्सेट्रा. These are the metadata for the email data. Likewise, we can have some metadata for an image file as image size in KB, MB, image type for example JPG, PNG, image resolution कितना है उसका, etc. यानी ये सब चीज़ें बताई जा रही डेटा अबाउट डेटा. ओके. Now, next concept, data collection. What is data collection? देखो, डेटा जब इतना सारा है तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले हमें जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके रिलेवेंट डेटा को हमको कैप्चर करना रहता है, कलेक्ट करना रहता है. तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर समझते हैं. फॉर प्रोसेसिंग डेटा वी नीड टू कलेक्ट और गैदर डेटा फर्स्ट. सिंपल है, बिना डेटा कलेक्ट किए हम किस पे प्रोसेस करेंगे. वी कैन देन स्टोर द डेटा इन अ फाइल और डेटाबेस फॉर लेटर यूज़. और जो डेटा कलेक्ट किया है उसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी फाइल में और डेटाबेस में, ताकि उसको बाद में वापस काम में ले सकें. एंड डेटा कलेक्शन हियर मीन्स आइडेंटिफाई ऑलरेडी अवेलेबल डेटा और कलेक्टिंग फ्रॉम द एप्रोप्रिएट सोर्सेज. तो डेटा कलेक्शन का मीनिंग क्या है कि या तो जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उनको आइडेंटिफाई करके उनसे रिसीव करो, या कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एप्रोप्रिएट सोर्सेज, जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनसे अपने को डेटा को कलेक्ट करना. डेटा आर कंटिन्यूसली बीइंग जनरेटेड. ये तो हमें भी पता है ना कि हर एक सेकंड में दुनिया भर का डेटा जनरेट हो रहा है. आवर इंस्ट्रक्शंस विद digital mediums are continuously generating huge volume of data. हम जो डिजिटल मीडियम के साथ आज जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट और भी ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, इन सब से जो हम जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं उन पर कंटिन्यूसली, उस वजह से कंटिन्यूस बहुत बड़ी मात्रा में डेटा जनरेट होता जा रहा है. तो उसको स्टोर करना भी एक अपने आप में चैलेंज है, वो हम आगे पढ़ेंगे. नाउ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन किस तरीके से अपन कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं. मैनुअल और डिजिटल कन्वर्सेशंस. अ स्मॉल बिजनेस माइट ट्रांजिस्ट फ्रॉम हैंड रिटन सेल्स रिकॉर्ड्स टू डिजिटल फॉर्मेट लाइक स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस. दिस शिफ्ट एनेबल्स ईजिएस्ट डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग. हम लोग जो एक छोटा मोटा बिजनेस है, दिन भर के ट्रांजेक्शन किसी हैंड रिटन बुक में, चौपड़ों में अपने जिसे कहते हैं, उसमें लिख के रखते हैं, या तो वो, और या फिर उसी से एक्सेल शीट बना देते हैं और या कोई फाइल में लिख देते हैं. तो ये जो डेटा है इस तरह से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और इसको, ताकि आगे आराम से एनालाइजिंग के लिए यूज़ लिया जा सके. डिजिटल फॉर्मेट. रिटेलर्स ऑफन स्टोर सेल्स डेटा इन CVS files, making it accessible for analytical purpose. These files can be imported into data analysis tool
फॉर डीपर इंसाइट्स इनटू सेल पैटर्न्स एंड कस्टमर परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है डिजिटल फॉर्म में हम डेटा रखते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स लगे रहते हैं, CBS फाइल्स वगैरह जैसी कुछ रहती हैं। हम किसी मार्केट में जाते हैं, मल्टी स्टोर वगैरह में, तो वह हर एक डेटा के सेल्स को, परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे वो फ्यूचर में उन डेटा के बेसिस पे एक सेल्स का पैटर्न पता कर सकें और कस्टमर की प्रेफरेंस पता कर सकें कि कस्टमर क्या चीज़ें लेना पसंद करता है, चाहे कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, ताकि अब यही उनको हेल्प मिलती है कि स्टोर को जो डेकोरम है वो कैसे हो। जैसे सपोज़ करो कि जब भी कोई बंदा शेविंग क्रीम लेने आता है तो साथ में लेज़र लेके जाता है, तो जहाँ शेविंग क्रीम रखेंगे वहीं पर हम लेज़र रखेंगे। या दूसरे शब्दों में इसको यूँ समझ लो कि मल्टी स्टोर में जब भी कोई बढ़िया टी-शर्ट्स गई हैं तो उसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग जीन्स भी गई हैं, तो टी-शर्ट्स और जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है जो ज़्यादा बिक रहे हैं उनको पास में रखते हैं, ताकि साइट वाइज लोगों को एक साथ दिखे और उनके सेल्स होने की पॉसिबिलिटीज़ और बढ़ जाए। तो ये एक डिसीजन लेने में उनके काम में आता है। तो डेटा कलेक्शन वहाँ से भी किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपिंग अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। सिस्टम अलाउज बिजनेस मैनेजमेंट या टू कलेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, developing a customer relationship management system allow developing a customer relation management system developing a customer relationship management system allow business to collect and manage data customers effectively. For example, a CRM software can track customer interactions and purchase history to personalize marketing campaign. ये अभी जो ऊपर समझाया ये भी थोड़ा इससे रिलेवेंट ही है, बिल्कुल। और एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा कलेक्शंस, डेटा कलेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। बिजनेस, ग्रॉसरी स्टोर, डेटा कलेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। जैसे बिजनेस, अ ग्रॉसरी स्टोर ट्रैक्स डेली सेल्स डेटा टू एनालाइज पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड सीजनल ट्रेंड्स, फैसिलिटिंग बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर है ना कि ग्रॉसरी वाला जो है अपना बिजनेस में डेली जो सेल हो रहा है और जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट पॉपुलर है, सीजनल ट्रेंड क्या है, वो सब पता कर कर उसको एनालिसिस करके वो इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एनालाइजेस यूज़र एंगेजमेंट मैट्रिक्स, लाइक्स एंड रीट्वीट्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट वायरलिटी एंड यूज़र इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम। कहने का मतलब है लेटेस्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उन चीज़ों को समझने के लिए कौन लोग किन चीज़ों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, तो जो ट्रेंड है उस पैटर्न को उनको समझ में आ जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वे अपना मार्केटिंग कैंपेन करते हैं या जो भी उनको बेनिफिट लेना है ले सकते हैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, international organizations gathers economic data from the various countries to forecast global economic trends and advise policy decision। मतलब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकोनॉमिक दुनिया भर के देशों से जो भी डेटा मिलता है इकोनॉमिक से रिलेटेड उनको कलेक्ट करके एक पैटर्न क्रिएट करते हैं कि अब ये पैटर्न, ये ट्रेंड क्या दर्शा रहा है और ये किस तरफ ले जाएगा फ्यूचर में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये पॉलिसी बनाते हैं कि फ्यूचर के लिए कौन सी पॉलिसी बेटर रहेंगी। तो ये है डेटा और उसके बारे में। नेक्स्ट आता है कलेक्शन के बाद डेटा स्टोरेज।
तो डेटा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस सो दैट डेटा कैन बी रिट्राइव्ड लेटर। अब डेटा प्रोसेसिंग जो है उससे पहले डेटा को स्टोर करना थोड़ा ज़रूरी रहता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में हम उसको वापस काम में ले सकें। तो डेटा स्टोरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा को सॉर्ट करके स्टोरेज डिवाइस पे उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारे लिए वापस काम आ सके, रिट्राइव कर सकें हम उसको। वी यूज़ कंप्यूटर टू ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डेटा इन दीज फाइल्स और प्रोसेस दीज डेटा फाइल्स टू गेट रिजल्ट्स। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के थ्रू हम इस डेटा को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर के थ्रू इन्हीं डेटा को प्रोसेस करके कोई रिजल्ट गेट कर सकते हैं, रिजल्ट मिल सकता है हमको। एक क्वेश्चन अक्सर बनता है यहाँ पर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कि स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप्स क्या है। तो यहाँ पर हमने दे रखा है देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD भी कहते हैं उसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD भी कहते हैं उसको, CD, DVD, टैप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। तो 2-4 एग्जाम्पल कोई पूछे तो आपको इसमें से लिखना है। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? अब हमने डेटा को पहले कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसको स्टोर कर दिया, स्टोर करके अब उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो डेटा एज दे होल्ड वैल्यूएबल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस that can be useful in our decision making process. Data need to be processed to get result, and after analyzing those results we make conclusions or decisions. Data processing steps क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स में ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी डेटा कलेक्शन, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है, देन डेटा प्रिपरेशंस, डेटा की प्रिपरेशंस होती हैं, डेटा एंट्री, डेटा एंट्री भी हो सकती है, हम डेटा एंट्री करते भी हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ये ऊपर की तीनों चीज़ें एक्चुअली डेटा को रेडी करना है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन और डेटा एंट्री। और ये सब करने के बाद डेटा को होता है स्टोरेज, डेटा को स्टोर करना, रिट्रावल, डेटा से जो स्टोर किया हुआ डेटा है उसको वापस यूज़ में लेना, क्लासिफिकेशंस, डेटा को अलग अलग कैटेगराइज करना सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उनको अपडेट डिलीट करना हो, उनको अपडेट करना हो और नया कुछ ऐड करना हो तो भी, देन रिपोर्ट जनरेशंस और रिपोर्ट जनरेट्स होती हैं इसके थ्रू, देन रिजल्ट प्रोडक्शंस और फिर रिजल्ट हमको मिलता है और इस रिजल्ट से मिलने के बाद हम कर पाते हैं डेटा को, डेटा के बेसिस पे इंफॉर्मेशन। नाउ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को एक इस तरह से भी समझाया गया है, आप यहाँ पे देखिए। प्रोसेसिंग डेटा सिस्टम इन्वॉल्व वेरीफाइंग डेटा फॉर करेक्टनेस एंड एलिजिबिलिटी। हम डेटा वही लेते हैं जो वेरीफाइड हो, ऐसा नहीं हो कोई भी डेटा ले लें, नहीं तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टनेस नहीं होगी उसमें और एलिजिबल नहीं होंगी वो। देन जनरेट आउटपुट सच एज रोल नंबर, एडमिट कार्ड्स, ट्रांजैक्शन स्लिप्स एक्सेट्रा, और आउटपुट उनसे हम जो जनरेट करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब जैसे देखिए रॉ डेटा है जिसमें नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोसेस होने के बाद अब वो कन्वर्ट हो जाती है इंफॉर्मेशन में इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, चार्ट और टेक्स्ट, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होने का ये एक सिस्टम है कि किस तरीके से होता है। इनपुट, ये देखिए मैंने कहा था ना ये तीनों चीज़ें एक नहीं आती, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशंस और डेटा एंट्री, ये एज ए इनपुट है। फिर स्टोरेज, रिट्राइव, क्लासीफाई एंड अपडेट, ये डेटा को स्टोर कर कर प्रोसेसिंग का साइकिल है, ये डेटा प्रोसेस साइकिल पूरा हो रहा है। देन आउटपुट, तो आउटपुट में हमको मिलती है रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स और प्रोसेसिंग सिस्टम्स, ये सारे के सारे आउटपुट्स
हमको दिखते हैं यहाँ पर। तो ये 3 स्टेप्स में डेटा प्रोसेस का ये साइकिल है। इस स्टेप को आप समझ, डायग्राम को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं ऐसा फिगर, क्या फिगर आउट कीजिए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल को, तो ये हो सकता है। पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, क्या पर्पस है? सिंपल है, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कि अ मार्केटिंग टीम एनालाइज कस्टमर सर्वे रेस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड प्रेफरेंस गाइडिंग प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। उनको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। तो डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर क्लियर होता है। एक कंसेप्ट आता है ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, उसके लिए एग्जांपल दे रखे हैं, देखिए आपको, कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करती है ट्रांजैक्शन पे, अपडेट अकाउंट, उनके बैलेंस एंड सेंडिंग नोटिफिकेशंस टू द अकाउंट होल्डर्स इन रियल टाइम। दिस ऑटोमेशन स्ट्रीमलाइंस फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। ये एक ज़रूरत भी है कि ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग हो। मैनुअल रखें, अब कोई सपोज करो कि ये अगर चीज़ मैनुअल होती, इधर मैं ऑनलाइन जाके अपने बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ और मैनुअली उसने उस चीज़ को अपडेट किया ही नहीं मेरे अकाउंट को। मेरे अकाउंट में पहले 12,000 रुपये थे और मैंने ATM के थ्रू 10,000 रुपये निकाल दिए। अब अभी तक वो अपडेट हुआ नहीं, तो मेरे अकाउंट में अभी तक भी 12,000 ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं किसी और ATM से या उसी वक्त वापस ATM डालकर 12,000 में से 10,000 और निकाल सकता हूँ, अगर ये ऑटोमेटेड न होता तो। लेकिन ऑटोमेटेड है, जैसे ही पैसे निकालूंगा तो इससे रिलेवेंट जितने अपडेशंस होने चाहिए ऑटोमेटिक सारे हाथों हाथ अपडेट होते हैं, ताकि मैं दोबारा और पैसे न निकाल सकूं। नाउ स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा थ्योरिकल है, यहाँ अब थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आया है। यहाँ पे हम 2-3 टेक्निक्स हैं जो सीखेंगे, जो स्टैटिकल टेक्निक्स हैं उनके बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है? गिवन अ set of data values, statistical techniques help in processing them to derive meaningful information. These techniques provides a preliminary understandings of the data. मतलब जो हमारे पास डेटा का सेट है, डेटा वैल्यू है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके डेटा को प्रोसेस करके हम कोई ना कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उनसे रिसीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? ये कॉमन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा समराइजेशंस, डेटा को समराइज करने के लिए ये जो कुछ एक कॉमन हैं वो है, नंबर 1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मिड निकालना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड्स अ सिंगल वैल्यू दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट द डेटा सेट। मतलब एक वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है जो डेटा सेट का एक आइडिया दे देती है हमको। द 3 मोस्ट कॉमन मेजर्स आर मीन, मीडियन एंड मोड। अब आइए समझते हैं सबसे पहले मीन को। मीन इज़ द एवरेज। एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू के लिए मीन एक एवरेज है जो क्या करता है, यहाँ फॉर्मूला दे रखा है अपने, सिग्मा xi/n। कहने का मतलब है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की टोटल और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। देखिए ये हाइट्स दे रखी हैं कुछ स्टूडेंट्स की, उन सभी हाइट्स की एक एवरेज हाइट्स, यानी इसका मीन क्या होगा। तो मीन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बच्चों की एक हाइट दे रखी है। तो इनके 9 हाइट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 9 किया तो 101.33 एक एवरेज हाइट आई। तो ये एवरेज हाइट जो है वो कहलाती है मीन। तो अब इस डेटा सेट का मीन क्या है? 101.33। ओके, नोट क्या है? मीन इज अ सेंसिटिव टू आउटलेयर्स विच आर exceptionally large or small values
दैट कैन इफेक्ट्स द एवरेज। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि सपोज करो ये हाइट्स ऑलमोस्ट सब एवरेज में, यानी 110 सबसे हाईएस्ट है और 85 सबसे कम है, यानी 85 सबसे कम है और 110 सबसे हाईएस्ट है। तो इसके जो बीच का डिफरेंस है वो अभी नॉर्मल है, तब तक तो ठीक है। अब हो कि एक जने की हाइट ओनली 60 सेंटीमीटर है और एक की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है, बहुत लंबा व्यक्ति है, बहुत बौना व्यक्ति है। उसके बीच उस वक्त जब हम ये एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं तो वो कोई एप्रोप्रिएट मीन नहीं निकलता है। तो उस केस में क्या करें? उस केस में एक संभव है, जो एक्सट्रीम आउटलेयर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं या जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनको बाहर निकाल के आसपास के जो हैं उनको ऐड कर आसपास की वैल्यूज़ को ऐड कर एवरेज निकाला जाता है और वह मीन फिर अप्रोप्रिएट काउंट होता है। ये जैसी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन कहता है, डेफिनेशन ये है इसकी, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर वाला जो डेटा है कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, ज़रूरत भी नहीं थी कि सबको जोड़ना है और डिवाइड करना है। लेकिन मीडियन क्या है? पोजीशन बेसिस है। तो जो भी नंबर सेट है पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, फिर उसकी जो मिडल वैल्यू है वह उसका मीडियन है। मतलब अगर नोट इसमें कितने डेटा हैं देखिए, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 का मिडिल वैल्यू 102। ये 102 जो है वो इसका मीडियन हो गया। मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय आउटलेयर्स एंड रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू डिवाइडिंग द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट। अच्छा, एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि ये ओड नंबर है, इस वजह से इसका मीडियन एक ही निकला 102। इट्स ओके। और सपोज करो इसमें 8 ही होते या एक और होता तो मिडिल वैल्यू कौन सी लेते? 102 और 110, मीडियन कौन सा होता? तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 102 और 110 जब दो मिडिल वैल्यू आए और हम कंफ्यूज हों कि कौन सा लेना हो, तो उन दोनों को लेकर ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर लो, जो आंसर आएगा वो मीडियन होगा। देन नेक्स्ट इज मोड। मोड जो है वो क्या है? मोड बहुत इजी है, सिंपली किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सेम उसी को भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो या फिर फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट कर लो और ये पता करो कि कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो वह उसका मोड है। अब ऊपर वाले ही एग्जाम्पल में हम देखें तो इसके अंदर 85 1 टाइम्स आया, 92 टाइम्स, 100 1 टाइम्स, 102 1 टाइम्स, 110 3 टाइम्स और 115 1 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा क्या है? 110। तो 110 जो है वो इसका मोड है। तो अब सेम क्वेश्चन अगेन कि भाई 90 भी एक बार और हो जाता तो मोड क्या होता? तो मोड मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल हो सकते हैं का मतलब कि 90 भी मोड है और 110 भी मोड है, क्योंकि दोनों ही 3 टाइम्स है। अगर 93 टाइम्स होती तो ठीक है। और कोई डेटा सेट का कोई मोड हो ही नहीं सकता, यानी सारी की सारी वैल्यू एक ही हैं, कोई डबल हो ही नहीं रही है, मैं अधिक है ही नहीं, सब की सब बराबर है, इक्वल है, तो नो मोड, उसका कोई मोड नहीं है, वो सब इक्वल ही है। बात आ रही है ना समझ में? मान लो सब 85 पूरी की पूरी 85 ही हैं तो मोड 85 ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मोड है। या 85 90 100 102 110 115 सब 1 टाइम्स ही आए हैं, दूसरी बार आए ही नहीं है, दूसरी बार उनकी फ्रिक्वेंसी ही नहीं है, तो नो मोड। क्लियर है? नाउ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये दूसरा है। वो सेंट्रल टेंडेंसी थी, अब है वेरिएबिलिटी, यानी क्या वेरिएशन है, वेरिएशन के बेसिस पे। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्क्राइब द स्प्रेड और डिस्पर्शंस ऑफ डेटा वैल्यू अराउंड द मीन, मतलब मीन के अराउंड कितना डिफरेंस चल रहा है, वो क्या है, वो कहलाता है मेजर ऑफ
वेरिएबिलिटी है। पहला आता है कंसेप्ट इसमें रेंज। रेंज क्या कह रही है? डेफिनेशन, रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा सेट। मतलब जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उन दोनों का जो डिफरेंस है वह कहलाता है रेंज। ये देखिए फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इस पूरे डेटाबेस में सबसे मिनिमम मैक्सिमम क्या है 115 और मिनिमम क्या है 85। तो रेंज क्या होगी 115 माइनस 85 30। तो रेंज इज इन्फ्लुएंस बाय आउटलेयर्स। रेंज क्या है? आउटलेयर्स शो करती है कि आउटलेयर्स कितनी है, इसके कितना डिफरेंस आ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। ये जितना ज़्यादा होता है उतना डेटा सेट की जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालना मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस measures the spread of data value around the mean। कि मतलब मीन के इर्द गिर्द जो डेटा सेट है वो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी स्प्रेड की हुई है या फैल रही है, या डिफरेंस कह दो एक तरीके से, कितना डिफरेंस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है सिग्मा के एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब एवरेज। एक्स बार का मतलब है एवरेज। तो हर एक वैल्यू का उसके एवरेज से डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक हाइट्स दे रखी है, सेट डेटा सेट दे रखा है, उसका कैलकुलेशन निम्न तरीके से किया। पहले तो इसका मीन निकाला गया, एवरेज निकाला गया। एवरेज कैसे निकलेगा हमें पता है ना, इन सब की टोटल करके डिवाइड बाय 9, तो आया आंसर 101.33। अब x माइनस एवरेज का स्क्वायर, तो जैसे 90 है तो 90 माइनस 101 ये हो जाएगा 11.33। तो 11.33 का स्क्वायर 128.37। उसी तरह 102 माइनस 101.33, देखो अगर माइनस में भी वैल्यू आएगी तो स्क्वायर होने के बाद वो प्लस हो जाएगी, इसलिए वो माइनस आए चाहे प्लस आए उसका हमें यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। इस तरीके से सबको एवरेज से माइनस कर उसका स्क्वायर निकालना है, तो ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ आएंगी सारी की सारी। देन इन सब की टोटल हो गई सम ऑफ ये 938, और फिर जो फॉर्मूला कह रहा है इन दोनों का अंडर रूट करके नंबर ऑफ एलिमेंट से इसको डिवाइड करना। तो 9 का अंडर रूट 3 और 938 का अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 3 अप्रोक्सीमेट 10.2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 10.2। तो अब एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, आपने यहाँ पर 5 टेक्निक्स देखी, मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मोड्स आर सुटेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस। तो मीन क्या करेगा? एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लास, हर एक क्लास के एवरेज परफॉर्मेंस कैसी रही उसके लिए मीन सुटेबल्स है। मीडियन क्या है? कंपेयर्स द हाइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन 2 सिटीज़, मतलब जो लोग रह रहे हैं उनकी रेजिडेंट्स की हाइट 2 सिटी के बीच में करनी है, तो मीडियन। देन मोड क्या काम करेगा? फाइंड द डोमिनेंट वैल्यू और द पॉपुलर कलर ऑफ कार्स। ये इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। रेंज, डिस्पेरिटी ऑफ इन सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में कितना डिफरेंस है सैलरी का, ये पता करना हो तो हाईएस्ट और मिनिमम के बीच में। देन स्टैंडर्ड डेविएशंस, कंपेयर द इनकम ऑफ रेजिडेंट्स इन 2 सिटीज़, 2 अलग अलग सिटीज़ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सैलरी कंपेयर करनी हो, इनकम कंपेयर करनी हो कि ओवरऑल इनके इनकम और इनके इनकम में कितना डिफरेंस है, तो वो कहलाएगा, वो हम स्टैंडर्ड डेविएशंस के थ्रू कर सकते हैं।
तो इनकी एप्लीकेशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर क्रूशियल फॉर डेटा एनालिसिस। पाइथन and its library provide the powerful tools for processing the analysis the large volume of data। बहुत से इसके एप्लीकेशंस हैं, various यूज़ हैं इनके, जैसे जैसे हमारे रियल लाइफ में काम आएंगे हम देखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर अगर एनालिटिक स्टडी करें अपन कि इन सभी पैटर्न्स में अब एक चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि सभी टेक्निक्स में मीन और मीडियन जो है वो और रेंज, मीन, मीडियन और रेंज, ये तीनों और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चारों का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के साथ ही हो सकता है, उसके अलावा संभव नहीं है। लेकिन मोड एक ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी टेक्निक है जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा के लिए भी काम में आ सकती है। क्यों? सपोज करो कि कौन सी कार सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेल हो रही है, तो हम सेल डेटा के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि कौन सी कार कितनी बार बिकी है। जो सबसे ज़्यादा बिकी है वह उसका मोड है। तो मोड जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स पे या आर्टिकल्स पे भी अप्लाई हो सकता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है। तो ये बात का भी हमें ध्यान रहे। तो होप ये पूरा चैप्टर आपको अब समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेवेंट क्वेश्चंस आंसर्स भी हैं जो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं नीचे, आप चाहें तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं यहीं पर। ये प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स और उनके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आने लायक हैं, और ये अटैचमेंट भी है नीचे, आप बाकायदा डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप उसको डाउनलोड करके गो थ्रू होइए। होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच।